हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर पूरी तरीके से इस बात पे बेस्ड है कि हम लोग मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको याद दिलाऊं कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पे कंडक्टिविटीज़ पढ़ी थी, कंडक्टेंस पढ़ा था, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। मैंने वहाँ पे बताया आपको कि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग 4 अलग अलग रेजिस्टेंस को ऐड करके जोड़ करके, ठीक है, हम लोग उसकी हेल्प से रजिस्टिविटी निकालते हैं, कंडक्टिविटी निकालते हैं, कंडक्टिविटी सेल का। अब टाइम आ गया है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालें। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। इसको पढ़ते हैं वैसे तो लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा EQ आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। उसके लिए आपको याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने पीछे टर्म्स पढ़े हैं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में जब हम लोग नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो नॉर्मेलिटी निकालते समय एक टर्म होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। याद आ रहा है आपको? तो मैं आपको बता दूं, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन V वॉल्यूम या V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अगर किसी सोल्यूशन का वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो उसमें जितने भी आयन प्रोड्यूस होंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास से, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास से जितने भी आयन्स प्रोड्यूस होंगे उसकी ही कंडक्टेंस की वैल्यू को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो लैम्डा EQ से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इक्वल टू हो जाएगा कपा अपान CEQ। C यहाँ पर एक तरह का इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन है और कपा आपको पता है पहले ही कि कपा यहाँ पे कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन को थोड़ा सा यहाँ पे EQ इंडिकेट कर रहे हैं जिसे क्लियर कर सके कि ये कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट के टर्म्स में दिया गया है। चूँकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो कंसंट्रेशन होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन के जो टर्म्स हैं वो वॉल्यूम के साथ इस तरीके से रिलेट करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन या ग्राम इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 अपान वॉल्यूम है। वॉल्यूम यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्योंकि हमने 1 ग्राम डिजॉल्व किया है, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट मास हम लोगों ने डिजॉल्व किया है। ठीक है, तो 1 अपान VAQ हो जाएगा। अगर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो कपा कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपके पास डाउट होगा कि ये वैल्यू, ये फार्मूला कैसे आया कि कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 अपान VQ हो गया। उसके लिए मैंने सॉल्व करके रखा है, आप इसको दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन उसके पहले देखिए कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू कपा कंडक्टिविटी इनटू क्या हो जाएगा? हो जाएगा वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ठीक है, और ये यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स में। ये यूनिट ध्यान रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय यूनिट का बड़ा रोल होता है। अब चलते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया। आपको मैं बता दूं कि हम पहले से ही जानते हैं कि नॉर्मेलिटी जो होता है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है। याद आ रहा आपको? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने कितना लिया है? 1 ग्राम लिया है। इसका मतलब इसकी जगह पर हो जाएगा 1 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हमने क्या माना है? VEQ। ऐसे में नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1 अपान VEQ हो जाएगा, या फिर VEQ मतलब कि वॉल्यूम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्वल टू 1 अपान नॉर्मेलिटी हो जाएगा। और नॉर्मेलिटी है क्या? नॉर्मेलिटी ही कंसंट्रेशन का टर्म्स है। यहाँ पे नॉर्मेलिटी ही कंसंट्रेशन का टर्म्स है, इसलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पे मैं नॉर्मेलिटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और आप देख पा रहे हैं फार्मूला हमने डराइव कर लिया 1 अपान VEQ मतलब 1 अपान इक्विवेलेंट वॉल्यूम। और इस तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम नॉर्मेलिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन C की जगह पर हम नॉर्मेलिटी यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मेलिटी की कंडीशन में जो वैल्यू हमने यूज किया था वो पर लीटर है। ठीक है, इस तरीके से जो इसका यूनिट बनेगा जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे SI में, तो ये यूनिट बनेगा साइमन, ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। मीटर स्क्वायर मैंने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू लीटर में लिया हुआ है। ठीक है, तो लीटर में लेने की वजह से यहाँ पे इसको मीटर स्क्वायर लिया गया है SI यूनिट कन्वर्ट करने के लिए।
ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर वाले टर्म्स में, ठीक है, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स इक्वल टू 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल लगाने का काम आएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब समझेंगे आप लोग। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का बस इतना मतलब होता है कि अगर किसी गिवन सॉल्यूशन में, किसी गिवन वी वॉल्यूम सॉल्यूशन में हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिसॉल्व करते हैं तो उसकी वजह से जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो कितनी कंडक्टिविटी क्रिएट करेगा, हम उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। और इस कंडीशन में हम लोग नॉर्मलिटी के टर्म्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म्स जैसा वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एकदम से आप क्लियर हो जाएगा तब जब आप इसको समझेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। मैं आपको दिखा दूँ मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। सेम टर्म्स को रिपीट करूँगा मैं। कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस फर्निश्ड बाई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर 1 मोल लिया गया है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर क्या लिया गया है, 1 मोल। इसका मतलब अगर हमारे पास वी वॉल्यूम का सलूशन है, अगर हमारे पास वी वॉल्यूम का सलूशन है, वी वॉल्यूम का सलूशन है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 मोल कोई इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करेंगे, 1 मोल सबस्टेंस ऐड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। अब उसकी वजह से जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू ही कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा अपान CM हो जाएगा। आपको याद होगा हम लोगों ने ऊपर क्या यूज़ किया था, यहाँ पर CEQ यूज किया था। कंडक्टिविटी अपान मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पर है। मोलर कंसंट्रेशन का फार्मूला फिर वैसे निकालेंगे 1 अपान मोलर वॉल्यूम, तो इसलिए ये फार्मूला हो जाएगा डेल एम इक्वल टू कपान इंटू VM। और ये फार्मूला किस में है, ये है मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स में है। अगर इसको मोलरिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा तो मोलरिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया, मोलरिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करने का मतलब मोलरिटी इक्वल टू आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। और इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 हमने लिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने माना है VM मोलर वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप VM इक्वल टू 1 अपान मोलरिटी यूज करेंगे तो डेल एम या लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी की जगह पे कपा अपान मोलरिटी हो जाएगा। जहाँ पे मोलरिटी का जो वॉल्यूम है वो लीटर में है, तो ये फार्मूला साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा, जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साइमन मीटर स्क्वायर इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं कि 10⁴ होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आसानी से सेंटीमीटर के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या मीटर के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है न्यूमेरिकल आपका किस टर्म में दिया रहेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंडक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसमें 1 मोल सबस्टेंस डिसॉल्व किया गया है। कितना डिसॉल्व किया गया है, 1 मोल सबस्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टेंस डिसॉल्व किया गया है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टेंस के डिसॉल्व करने से कंडक्टिविटी को बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। 1 मोल सबस्टेंस के डिसॉल्व करने से कंडक्टिविटी को बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। और इस तरीके से आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को नॉर्मलिटी के टर्म्स में निकालेंगे और मोलर कंडक्टिविटी को मोलरिटी के टर्म्स में निकालेंगे। अगर आपको नॉर्मलिटी या मोलरिटी नहीं आ रहा है तो ये टर्म्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन होता है वैसे ही रिलेशन हम लोग मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मैंने आपको पीछे बताया कपा कंडक्टिविटी अपान नॉर्मलिटी होता है और मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी अपान मोलरिटी होता है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपान मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलरिटी अपान नॉर्मलिटी। और मोलरिटी और नॉर्मलिटी को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट मास अपान मोलर मास आएगा। आपको याद होगा कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपान क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर होता है। और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपान मोलर मास इनटू वॉल्यूम होता है। याद आ रहा होगा आपको। उसी तरीके से आप नॉर्मलिटी को सॉल्व करते हैं तो मास अपान इक्विवेलेंट मास आता है। जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं नॉर्मलिटी की कंडीशन में नॉर्मलिटी और E2 लिखते हैं। नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो नॉर्मलिटी नीचे है तो इक्विवेलेंट मास ऊपर चला जाएगा और मोलरिटी ऊपर है
तो मोलर मास नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा। ये फार्मूला आपको पीछे मैं निकाल के ऑलरेडी दिखाया हुआ हूँ मोल कॉन्सेप्ट के पढ़ाते समय टर्म्स में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप और ध्यान रखेंगे, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में भी एक रिलेशन होता है एन फैक्टर का। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। एन फैक्टर का मतलब होता है वैलेंसी। एक्चुअली एन फैक्टर का मतलब होता है वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस इन द रिएक्शन, या नंबर ऑफ चार्ज कह सकते हैं आप। अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सेल की, अगर आप बात करते हैं सेल की, तो कितना चार्ज इलेक्ट्रोड से जो है इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कैथोड से एनोड पर कितने चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, हम उन्हीं को बोलते हैं टोटल चार्ज ट्रांसफ़र या एन फैक्टर। ऐसे में नॉर्मलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलरिटी होने की वजह से यही फार्मूला आप जब डिराइव करेंगे तो हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन टोटल चार्ज। अब वो टोटल चार्ज कैटायन का भी हो सकता है या एनायन का भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि कौन सा चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पता है तो आप आसानी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी में या मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा फार्मूला इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप मोलर कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स कैसे लगाने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको न्यूमेरिकल लगा के दिखाऊंगा। जितने भी हम लोगों ने टर्म्स पढ़े हैं अभी तक, कंडक्टिविटी के, कंडक्टेंस के, रजिस्टिविटी के, रेजिस्टेंस के, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस के, ठीक है, ये सबके न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से लगाना शुरू करेंगे, ठीक। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है सेल कांस्टेंट। मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइम पे बताया था वैसे, बट फिर भी सुन लीजिए। सेल कांस्टेंट जो है ये असल में लेंथ अपॉन एरिया को कहते हैं, ठीक है। सेल कांस्टेंट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लेंथ किसी भी इलेक्ट्रोडों के बीच का जो लेंथ होता है और क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है वो कभी वैरी नहीं करता किसी भी गिवन सेल के लिए। तो ऐसे में हम उसको जी स्टार से दिखाते हैं सेल कांस्टेंट। एल अपॉन ए, किसी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू एक ही जैसी बनी रहती है। उसी का यूज करके हम आसानी से कंडक्टिविटी व्हीटस्टोन ब्रिज में निकाल रहे थे। उसी को मैंने पिछले वाले क्लास में दिखाया था, पिछले वाले लेक्चर में दिखाया था। इस लेक्चर में मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला था। इस लेक्चर में बस आप मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर फोकस करिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछिए, मैं और एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। और इसके फार्मूले को यूनिट के साथ लर्न रखिए। अगले न्यूमेरिकल में, अगले टर्न पे जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने पाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।